कैसे हैं साथियों। करते हैं चलिए अपनी आज एक नई क्लास की शुरुआत। आज है इकोनॉमी की क्लास नंबर 5। इससे पहले 4 क्लासेस चैनल पर अपलोडेड हैं। जिन मेरे भाइयों बहनों ने नहीं देखी हो वो जा करके क्लास देख लेना। क्लास के लिए आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी एक, ठीक है। प्लेलिस्ट से आपको चारों क्लासेस मिल जाएंगी, उन्हें ज़रूर देख लेना। देखिए लगातार सवाल आएंगे, एडीओ में सवाल आए हैं। धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा सवालों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो कृपया करके आप लोग उसे देख लीजिएगा। साथ ही साथ जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए मेरे साथियों को, वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ आपको वहाँ से लेटेस्ट अपडेट और जो भी क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन और पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। चलिएगा, देखो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने जीडीपी और आपका नेशनल इनकम इन सब चीज़ों पे बात करी थी। आज की क्लास है जीडीपी डिफ्लेटर को लेकर के। देखिए यहाँ से सवाल पूछा जाता है आजकल। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, हम इसमें महंगाई नापने का काम करते हैं, यानी कि महंगाई को देखते हैं और महंगाई इससे हम लोग बताते हैं कि महंगाई कितने प्रतिशत चल रही है, ठीक है। इसको नापने के लिए देखिए, जब सबसे पहले हम नॉमिनल जीडीपी बट रियल जीडीपी करते हैं और उसको प्रतिशत में निकालने के लिए हम उसे 100% से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल समझाया गया है, यदि कोई रियल जीडीपी 50 दी गई है, नॉमिनल जीडीपी अगर आपकी 100 दी गई है, तो महंगाई प्रतिशत कितना होगा बच्चों। देखिए नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी, तो 100 बटे 50 इंटू 100 अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो हमारी जीडीपी डिफ्लेटर पे क्या दिखाई देगा, वो 200% दिखाएगा, ठीक है। बस आप लोग ये ध्यान रखना, ये तो नहीं पूछेगा कि कैसे कैसे, बस आपसे ये पूछ सकता है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, महंगाई नापने का काम करता है। और साथ ही साथ ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी, ठीक है। ध्यान रखना। आगे बढ़ते देखिए अगला कंसेप्ट है जीएनपी का। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप लोगों ने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी हैं तो क्लास नंबर 4 जरूर देख लेना, उसके बाद ही आप क्लास नंबर 5 पे आना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तो ग्रॉस का मतलब होता है सकल, नेशनल होता है बच्चों राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी देश के अंदर सारा जो उत्पाद पैदा हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था कि जीडीपी में अगर मैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से जो प्राप्त आय है उसको जोड़ता हूँ तो क्या बनता है, मेरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बनता है, ठीक है। इसमें हम किसको जोड़ लेते हैं बच्चे, जो आपका नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, यानी कि भारत के अंदर जो हुआ वो तो जीडीपी है। जीडीपी से जो भी हमने उत्पादित मूल्य प्राप्त किया और साथ में विदेशों से जो पैसा आया उन सबको जब मैंने जोड़ा तो वो सारा का सारा क्या कहलाया, आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाया, ठीक है। यहीं से अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो जीएनपी किसके बराबर हो जाएगा, जीडीपी प्लस शुद्ध विदेशी आय, है ना। जो हमने ऊपर लिखा वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ समझने की कोशिश करी कि जो जीएनपी होता है बच्चों वो क्या होता है, देश की सीमा के अंदर जो भी अंतिम उत्पादित जो उत्पाद होता है उसका मूल्य प्लस शुद्ध विदेशी आय जो होती है, इन दोनों का जो योग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं, ठीक है। और शुद्ध विदेशी आय क्या होता है, विदेशों से प्राप्त आय, यानी कि हमारे यहाँ जितना पैसा आया माइनस कर देते हैं हम, हमारे यहाँ से जितना चला गया, यानी विदेशों द्वारा भारत में अर्जित आय, ठीक है। यानी कि ये अगर भारत की बाउंड्री है, यहाँ मान लेते हैं कि 100 रुपये हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ से जो देखो जैसे हमारे लोग बड़े बड़े देशों में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, उसी प्रकार से जो छोटे देश हैं या बड़े देशों के कुछ लोग भी हमारे यहाँ भी रहते हैं, जैसे नेपाल के लोग रहते हैं, भूटान के रहते हैं, बांग्लादेश के रहते हैं, तो वो इनकम यहाँ कमा के अपने देशों में भेजते हैं, तो वो हमारे यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो ये जो शुद्ध बचता है उसको शुद्ध विदेशी आय हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है जीएनपी का, और लगातार ऐसे यहाँ से ना सवाल पेपर वगैरह में बनाते हैं और ये फिर बहुत समस्या होती है, बच्चों से बनते नहीं है ना, ध्यान रखना। अब देखो एनएनपी क्या हो जाएगा बच्चे, अभी मैंने जो जीएनपी निकाला अगर मैं उसी जीएनपी में से मूल्य ह्रास निकाल देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, एनएनपी बचता है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जो टोटल हम लोगों ने पैदा किया उसमें से अगर हमने मूल्य ह्रास निकाल दिया, डेप्रिसिएशन निकाल दिया, तो उसके बचने के बाद क्या बचा मेरे पास, शुद्ध बचा। या इसे आप ऐसा कह लो, 100 रुपये कमाए थे,
10 रुपये 20 रुपये का खर्च था तो वो निकाल दिया, तो शुद्ध कितने बचे? 80 बचे। तो सेम स्थिति यहीं पे है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? यदि हम लोग जीएनपी में से क्या घटा दें? मूल्य ह्रास घटा दें, डेप्रिसिएशन घटा दें, तो मेरे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट बचता है। ठीक है, सेम बात यहीं बताई गई है कि एनएनपी क्या होता है कि जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। और यहीं अगर मुझे निकालना हो तो एनएनपी क्या हो जाएगा? जीएनपी को अभी हमने क्या लिखा था? जीडीपी प्लस एनआईएफए। तो सेम स्थिति यहाँ है। इसके लिए मैं यहाँ लिख दूंगा यहाँ जीडीपी प्लस एनएफए माइनस मूल्य ह्रास, यानी कि जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है हमारे यहाँ एनएनपी, वो देश की घरेलू सेवा में उत्पादित जो प्रोडक्ट का उसका अंतिम मूल्य, हम लोगों ने नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना कमाई, इन दोनों को जोड़ते हैं और माइनस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि जो मूल्य ह्रास हुआ है उसका माइनस कर देते हैं। तो ये जो निकल करके आता है ये अंततः हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो सामने आता है। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये महत्वपूर्ण होता है बच्चे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एनएनपी हम दो तरीके से निकालते हैं बच्चे। एक निकालते हैं हम लोग बच्चे फैक्टर कॉस्ट पे और एक निकाली जाती है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होती है, एक एनएनपी मार्केट प्राइस होती है। अब ध्यान से देखना, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जुड़ा होता है। जब ये जुड़ जाता है तो वो मार्केट प्राइस बन जाता है। यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे जो हमारा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आया उस पर जब हम सीधे सीधे नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं तो वो जो टैक्स जुड़ने के बाद आता है उसी को हम उसका क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यह नीचे मैंने समझाने की कोशिश करी है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होती है। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से समझना। यदि मान लेते हैं जैसे आप गैस का सिलेंडर लेते हैं तो गैस का सिलेंडर का जो वास्तविक मूल्य है वो मान लें 1100 रुपये है, लेकिन वो आपको मान लेते हैं 800 रुपये का पड़ता है। तो 300 रुपये क्या हो रही है? 300 रुपये सरकार उसको सब्सिडी देती है। सब्सिडी को बोलते हैं अनुदान, यानी कि वो पैसा जो आपको दे दिया गया है बदले में जिसको आपको उसका भुगतान नहीं करना, वो सब्सिडी कहलाता है। ठीक है, जो टोटल नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसमें से जो डायरेक्ट टैक्स है अगर उसके अंदर से मैं जो सब्सिडी यानी सरकार के द्वारा जो ग्रांट करी जाती है वो सब्सिडी जब हम निकालते हैं तो हमारा बचा हुआ टैक्स बचता है। ठीक है, या आप इसे इस तरीके से कह लीजिए, आप इसे ऐसे देख सकते हैं बच्चों कि यदि मान लीजिए सरकार एक किसी जगह पे 100 रुपये एंट्री फीस है और उसमें से 20 रुपये कहते हैं कि वो सरकार देगी, तो आपको टोटल कितना देना है? 80। आपने कैसे निकाला कि उस 100 रुपये में से जो सब्सिडी है सरकार जो दे रही थी वो आपने घटा दिया तो 80 आ गया। सेम व्यवस्था यहाँ पे है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो डायरेक्ट टैक्स सरकार द्वारा लगता है और उसमें जो सरकार की सब्सिडी होती है जब वो घटती है तो वो क्या आता है? आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। तो वही नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब फैक्टर कॉस्ट पे जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? मार्केट प्राइस बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये ध्यान से देख लो, बस यही इंपॉर्टेंट खेल है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है बच्चे कि जो रेंट है या जो इंटरेस्ट है या जो वेज है या प्रॉफिट है, ये सारी की चीज़ें जब काउंट करी जाती हैं और नेशनल जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही क्या कहलाता है? आपका राष्ट्रीय इनकम कहलाता है। ठीक, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सीधा पेपर में सवाल देखने को मिलता है यहाँ से। यानी कि आप दोबारा देखना, हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब हम राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं कि जब हम रेंट भी देखते हैं, उस पर ब्याज देखते हैं, मजदूरी देखते हैं, लाभ देखते हैं, यानी कि हम जब नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं, हिंदी में इसमें क्या कहूँगा कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यही क्या कहलाता है? हमारा राष्ट्रीय इनकम कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होता है बच्चों? देखिएगा, पहले क्या होता था कि राष्ट्रीय आय का जो मापन है यानी कि नेशनल इनकम को जो मापा जाता था वो CSO मापता था, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, ये निकालता था, जिसकी स्थापना 1951 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। लेकिन बाद में क्या करा गया? CSO और एक हमारे यहाँ और संगठन था NSSO, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जो वर्तमान में गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े देता है हमारे यहाँ। उन दोनों का मेल करा गया, इन दोनों को विलय कर दिया गया 2019 में, और उन दोनों के विलय के बाद एक संस्था बनाई गई NSO।
ठीक है, क्या बनाई गई? NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो अभी हमारे यहाँ अगर मैं आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछूं कि वर्तमान में हमारे यहाँ जो नेशनल इनकम है, इस नेशनल इनकम का मापन कौन कर रहा है, तो आप सीधा बताएंगे वो कौन कर रहा है? वो NSO कर रहा है, हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये समझ सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सीधा भी याद कर सकते हैं कि वर्तमान में हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना कौन कर रहा है बच्चों? वो NSO कर रहा है, जिसको हमने 2019 में बनाया। और इसी बेस ईयर क्या है यहाँ पे? 2011 और 12 इसका बेस ईयर है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखो ये अगर आप चाहो तो ये डाल देना कि ये किसके अधीन है? NSO वर्तमान में जो MOSPI है हमारा सांख्यिकी एवं कार्य क्रियान्वयन मंत्रालय है, इसके अधीन काम कर रहा है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये ज़्यादा कोई लोड लेने वाली बात है नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट जो है वो सेगमेंट हो सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। देखो ध्यान से देखना, नोट करके मैंने लिखा है कि ये राष्ट्रीय आय में हम किस किस को शामिल नहीं करते, यानी कि कौन कौन सी ऐसे हिस्से हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते। उसमें एक तो मध्यवर्ती वस्तु को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, यानी कि आपका फाइनल चाहिए, आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, फाइनल वस्तु चाहिए। विदेशों से प्राप्त उपहार वगैरह जो होते हैं, गिफ्ट जो मिलते हैं हमें, यानी कि जो लोगों को मिलते हैं उसकी जो धनराशि होती है, उसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। इसके अलावा जितने भी आपके ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं, हम इनको भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। जैसे पेंशन है, वजीफ़ा है, बेरोजगारी भत्ता है, गिफ्ट है, डोनेशन है और या लॉटरी वगैरह है, ठीक है। हम इन सब को किसी को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। देखिए हो सकता है कभी आपको सीधा सवाल देखने को मिल जाए, इनमें से कोई बात रखी जाए, 3 यहाँ से कोई एक अन्य चीज़ रखी जाए और पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, तो ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना। इसके अलावा मैं आपको फिर धीरे धीरे सवाल भी कराऊंगा इसमें। अब देखो ये कंसेप्ट है, यहाँ से सीधे पेपर में एक बार सीधा सीधा सवाल आया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नेशनल इनकम होती है, एक तो मैंने देखा कि NNP हम किस पे निकाल लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे जो हम निकालते हैं वो क्या होती है? नेशनल इनकम होती है, ठीक है। ध्यान रखना, एक नेशनल इनकम हम इसे भी कहते हैं, यानी कि यदि हम कंजप्शन, उपभोग, साथ में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि निवेश में जितना व्यय हुआ है वो, प्लस जो एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट है यानी कि सरकारी खर्च, प्लस जो आपका हमारा शुद्ध आया था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, ये निकालते हैं और हम इन चारों को जोड़ देते हैं तो भी देश की क्या आ जाती है? नेशनल इनकम आ जाती है। यानी कि आप नेशनल इनकम को ये भी कह सकते हैं कि जो कंजप्शन है हमारे यहाँ वो, साथ में निवेश अगर हम कहीं कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट, उसमें जो खर्च हुआ है, गवर्नमेंट का जो अपना एक्सपेंडिचर है, प्लस हमारा जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है वो, हम जब इन सब को जोड़ते हैं तो वो भी हमारा किस में काउंट होता है? नेशनल इनकम में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों तो PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। इससे पहले जितने भी क्लासेस हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी की क्लासेस आपकी चल रही हैं, आप हिंदी की क्लास देख लीजिएगा, वो भी प्लेलिस्ट में है। अभी मैंने मॉर्निंग में ही एक जो ADO एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कंप्यूटर के सवाल आए थे वो सवाल भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए, आप उसे भी देख लेना। बहुत आसान सवाल हैं, बेसिक सवाल पूछे गए हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे ज़रूर पूछिएगा मुझसे, ठीक है, किसी को चीज़ को भी लेकर के, और आप मुझे बता सकते हैं कि हम इसके अलावा कौन कौन सी कक्षाएं और स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मेहनत करिए बच्चों, और हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।